हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लासेस में। आज अपना टॉपिक चला था दिल्ली साम्राज्य। ये आज अपने सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें मैं आपको खिलजी वंश के सबसे प्रतापी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है खिलजी वंश। इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश पूरी तरह से आपको बता दिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। इनका समय काल हो जाएगा 1290 से लगा के 1320 तक हो जाएगा, जहां का पहला सुल्तान बनता है जलालुद्दीन खिलजी बनता है, और इनका समय काल हो जाएगा 1290 से लगा के 1296 तक हो जाएगा। यानी कि ये 4 साल तक ही सुल्तान बनते हैं। इसके बारे में अपन सब कुछ देख लेते हैं। सुल्तान कुकबाद ने इसे शाइस्ता खान की उपाधि दी थी तथा सेना का मंत्री बनाया था। साथियों, इस लाइन से आपके 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन हो जाएगा? तो कुकबाद हो जाएगा। और खिलजी वंश का पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और कुकबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दी थी? शाइस्ता खान की उपाधि दी थी। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे उपाधि हर बार आपसे पूछी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर नोट रख लेना। और कुकबाद के द्वारा बनाए गए अपूर्ण किलाखोरी के महल में जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किया गया था। साथियों, ये जलालुद्दीन खिलजी वही है जो कुकबाद की हत्या कर देता है और उसके बाद में ये सुल्तान बनता है और ये खिलजी वंश की नींव डालता है। साथियों, और कुकबाद के द्वारा अपूर्ण किला यानी कि जो महल पूरा नहीं बनाया गया, वहां पे राज्याभिषेक किया जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कौन से महल में किया गया, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? किलाखोरी में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर लाइन और हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर नोट रखना। अब बढ़ते हैं आगे। और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसकी नीति दूसरों के सिद्धांत के आधारित थी। साथियों, यानी कि ये दूसरों को खुश करने के आधार पर नीति बनाता था। साथियों, क्यों बनाता? क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला और अंतिम सुल्तान था जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति था। साथियों, हाँ जी, ये सबसे बूढ़ा सुल्तान था। साथियों, आप मान सकते हो इनकी आयु हो जाती 75 वर्ष की थी उस समय जब ये सुल्तान बना था। साथियों, और ये केवल 4 वर्ष तक ही बना था। साथियों, और इस कारण इसकी सारी की सारी नीति अपने दूसरों को खुश करने के आधार पर थी, जिसे ये 4 साल तक सुल्तान बन सका था। और इन्होंने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण बनाया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपसे पूछा जाता है कि खिलजी वंश का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण बनाया था, तो ये हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और इसने तुर्की, गैर तुर्की, भारतीय मुसलमान को शासन में सम्मिलित करके भारत के मुसलमान राज्य का एक विस्तृत आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे धर्म को मानता था और सारों को एक जगह इकट्ठा होकर आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। ऐसा था जलालुद्दीन खिलजी था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अब अपन कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। और इसके शासनकाल में ही ईरानी फकीर सौदा मौला को हाथी के पैरों तरह कुचला दिया था। और विद्रोह के प्रति जलालुद्दीन खिलजी की दृढ़ नीति, जिसमें कहता है कि मैं एक व्रत मुसलमान हूं और एक मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। इस कथन से आप समझ सकते हो कि जलालुद्दीन खिलजी की कैसी नीतियां थी। और आप समझ सकते हो कोई भी सुल्तान यदि डरपोक होगा तो उसका कौन मारता है? उनका सेनापति मार देता है या कोई शक्तिशाली नायक ही मार देता है। और जलालुद्दीन खिलजी को मारता है अलाउद्दीन खिलजी मारता है, जो इनका सेनापति होता है। साथियों, और इसके शासनकाल में लगभग 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर दिया था और दिल्ली के निकट मुगलपुर में वहां पे बस गए थे, जिसका नाम दिया गया था नवीन मुसलमान दिया गया था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस समय जो मंगोल आक्रमण करते थे उससे जो
मंगोल परेशान हो गए थे, जो अपने दिल्ली के पास में मंगोलपुर में आ गए थे साथियों, और उनका नाम क्या रखा गया था? नवीन मुसलमान रख दिया गया था, जो आज भी वहीं पे निवास करते हैं। आप ये समझ सकते हो कि ये जलालुद्दीन खिलजी सारे धर्मों को एक साथ लेके चलता था। और इसके शासनकाल में ही मुसलमानों का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण देवगिरी के शासक रामचंद्र पर हुआ था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि खिलजी वंश का ऐसा पहला कौन सा सुल्तान था जिसने अपना पहला अभियान दक्षिण भारत की ओर चलाया था? तो यह हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। लेकिन इसका नेतृत्व कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। जो इनका भतीज होता है वह नेतृत्व करता है साथियों। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है, और इस विजय के उपरांत रायन की उपाधि दे देता है। कौन देता है? जलालुद्दीन खिलजी देता है साथियों। और ये वाली उपाधि आपसे पूछी जाती है कि रायन की उपाधि अलाउद्दीन को किसने दी थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। किसके उपलक्ष्य में दी थी? तो देवगिरी की विजय के उपलक्ष्य में दी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीज अलाउद्दीन खिलजी की विजय की बधाई देने के लिए देवगिरी पहुंचा, लेकिन इनके भतीज ने छल से जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया था साथियों। आप ये समझ सकते हो कि ये बधाई देने के लिए तो आया था जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इनका भतीज, इसने अपने चाचा जी का वध कर दिया था, यानी कि मार दिया था। फिर कौन बनता है सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी बनता है, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे खतरनाक सुल्तान बनता है साथियों। आप ये समझ सकते हो। तो ये जहां भी गया वहां पे राजा और उनकी रानियां, उनकी बेटी, वहां पे प्रजा सारों का दमन कर दिया, यानी कि उनका सारों का पतन कर दिया था। ऐसा ये था अलाउद्दीन खिलजी था साथियों, जो आज अपन सारा कुछ देख लेंगे। और ये जलालुद्दीन खिलजी के आधार पर आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल गया है। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सब कुछ देख लेते हैं। इनका समय काल हो जाएगा 1296 से लगा के 1320 तक हो जाएगा, यानी कि ये 20 साल तक सुल्तान बनते हैं। और ये जब तक रहा था उस समय केवल हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम चलता था साथियों। ये ऐसा सुल्तान था जो उस समय वगैरह सारी हिंदुस्तान जनता अलाउद्दीन खिलजी से डरती थी साथियों। और इनका वास्तविक नाम हो जाएगा अली गुफ्तार हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या हो जाएगा या वास्तविक नाम क्या हो जाएगा। और ये प्रथम सुल्तान था जो दक्षिण भारत की अभियान चलाया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो भी अपने सुल्तान बने थे गुलाम वंश के या जलालुद्दीन खिलजी जो भी बने थे, उसने कभी भी दक्षिण भारत के अभियान में कहीं भी भाग नहीं लिया था। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला सुल्तान बन जाता है और अभियान शुरू कर देता है। और ये खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी सबसे अधिक दिनों तक सुल्तान बना था साथियों। खिलजी वंश का समय काल हो जाएगा 1290 से लगाकर 1320 तक हो जाएगा, यानी कि ये 30 वर्ष तक खिलजी वंश रहा था। उसमें केवल अलाउद्दीन खिलजी 20 तक रहा था, यानी कि सबसे ज्यादा तक यही रहा था साथियों। जब ये सुल्तान बना था उस समय सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र सहित पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको पता था यदि कोई मेरा दुश्मन रह गया वो मुझे कभी भी मार सकता है। इस कारण जलालुद्दीन खिलजी के जितने भी अपने परिवार में थे सदस्य थे, उनका सारों का कत्लेआम कर दिया था, उन सारों का मार दिया था और जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री के साथ अपना विवाह कर लिया था साथियों। ये ऐसा खूंखार व्यक्ति था साथियों, जहां भी गया वहां पे कत्लेआम करता ही गया था। और इसके समकालीन अमीर खुसरो ने इसे कहा था ये भाग्यवादी व्यक्ति था साथियों। ये कहने वाला कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा। और ये अमीर खुसरो वही है जहां पे अलाउद्दीन खिलजी कहीं भी चला गया युद्ध करने के लिए तो ये साथ साथ में जाता था, जो वगैरह पुस्तकें भी लिखता था, कवि भी करता था, गायन भी करता था, सारों का काम यही करता था, अमीर खुसरो करता था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपसे ही पूछा जाता है।
और ये प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपना नया धर्म स्थापना करने की कोशिश की थी साथियों। ये चाहता था कि सारे हिंदुस्तान में केवल मेरा ही धर्म चले, इसके अलावा कोई और भी धर्म नहीं चले साथियों। ये चाहने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था साथियों। और इसकी दूसरी विजय यही थी कि मैं सिकंदर के समान अपनी विजय दूर दूर तक परचम फैलाऊं साथियों। ये इनकी दो ही विषय थी साथियों। और इस कारण कहा जाता है द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी दो ये योजना थी। पहली थी कि धर्म का स्थापना करना, यानी कि नया धर्म की स्थापना करना, और दूसरा कि सिकंदर के समान मेरी विजय दूर दूर तक फैलाई जाए साथियों। वैसा ये कर देता है साथियों। जहां पे हिंदुस्तान में चला गया, वहां पे कहीं भी चला गया, वहां पे इनकी विजय हो गई थी साथियों। अब हम कुछ और भी फैक्ट पढ़ लेते हैं। और इसने बिहार, बांग्ला, उड़ीसा, कश्मीर आदि प्रांत दिल्ली से स्वतंत्र थे साथियों। लेकिन जहां पे ये अलाउद्दीन खिलजी चला गया, वहां पे बिहार हो गया, बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर, इन सारों को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया था। जहां भी गया वहां पे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया गया। और अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में मंगोल ने सर्वाधिक आक्रमण किए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है कि मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ था। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी को कभी भी मार नहीं सके, इनका एक भी बाल बांका नहीं कर सके। इस कारण वहीं से मंगोल हार जाते हैं। सर्वाधिक आक्रमण तो करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और इसे निपटाने के लिए इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी साथियों। यानी कि मंगोलों को कहीं भी देखो उनका रक्त तलवार से बहा दो, और ऐसी नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है रक्त और तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने किसके प्रति अपनाई थी, तो मंगोलों के प्रति अपनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले अगर किसी ने भी गुजरात पर आक्रमण नहीं किया था। गौरी के बाद दूसरा आक्रमण करने वाला यही होता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है साथियों। और यह उस समय जीत जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही खतरनाक व्यक्ति होता है। लेकिन जब गौरी ने आक्रमण किया था उस समय वो हार जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस समय जीत जाता है। अब कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। 1298 में गुजरात पर उनके सेनापति नौशद शाह की अध्यक्षता में आक्रमण करता है। और उस समय गुजरात का राजा होता है कर्णदेव होता है। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, उस समय राजा कौन था, तो कर्णदेव था। कब किया था, 1258 में किया था। किसके नेतृत्व में किया था, ये किया था नौशद खां के नेतृत्व में किया था। कौन जीता था, अलाउद्दीन खिलजी जीता था। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां पे ये अलाउद्दीन खिलजी गया वहां पे इनकी विजय हो गई थी। फिर इनकी पत्नी थी कमला देवी, यानी कि करण देवी की पत्नी थी कमला देवी, और उसी के साथ वो विवाह कर लेता है साथियों। अलाउद्दीन खिलजी जहां भी चला जाता था वहां पे उन राजा को मार के उसकी पत्नी के साथ विवाह कर लेता था। और गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कौन करता है, नौशद खान करता है। और ये सेनापति किसका होता है, अलाउद्दीन खिलजी का होता है। एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन ध्वस्त करता है, तो ये मोहम्मद गौरी का सेनापति होता है बख्तियार खिलजी, वह ध्वस्त करता है। लेकिन सोमनाथ की मंदिर को ध्वस्त करने वाला कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा नौशद खां हो जाएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है। उसे बहुत ही लूट लेता है। वहां पे जितने भी अपने मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं वो सारी कुछ उगर ले लेता है। और गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा को वो भरपूर लूटता है साथियों। इससे पहले वह लूटने वाला कौन हो जाएगा, जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और उस समय मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, तो उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी था और उसने अहिलवाड़ा को भरपूर लूटा था। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नौशद खां
बुरी तरह से लूट लेता है साथियों। एक भी कॉइन या एक भी सिक्का नहीं रखता है साथियों। और वो उस समय गुजरात की राजधानी उस समय सोने की चिड़िया कही जाती थी साथियों। वहां पे ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी वहीं पे मिलता था, क्योंकि वो वहां से व्यापार किया जाता था। और गुजरात के अभियान के दौरान नुसरत खान ने 1000 दिनार मुद्रा देके एक मलिक काफूर को खरीदा था और उसका आगे नाम हो गया था 1000 दिनार हो गया था। मलिक काफूर वही है जो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वासपात्र सेनापति आगे चल के बन जाता है। इसको कौन खरीदता है? नुसरत खान खरीद लेता है। कितने पैसे दे के खरीदता है? 1000 दिनार दे के खरीद लेता है। इस कारण इसे कहा जाता है 1000 दिनार कहा जाता है। और ये मलिक काफूर ये भी बड़ा ही खतरनाक सेनापति था जो अपने अलाउद्दीन खिलजी का आगे जाके विश्वासपात्र बन जाता है। और ये आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान में इसको सेनापति बना के भेजा था साथियों। और ये जहां भी चला गया वहां पे इनकी विजय होती रही। 1301 में रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। और उस समय राजा था हमीरदेव चौहान था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ये हमीरदेव चौहान वही है जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी यानी जलालुद्दीन खिलजी को बुरी तरह से हरा देता है। वो भी 2 बार हरा देता है। ये हमीरदेव चौहान वो व्यक्ति थे। और उस समय जलालुद्दीन खिलजी यह कहता है कि ये रणथंभौर किला मुसलमान के मूछ के बाल के बराबर नहीं है साथियों। और उसके आधार पर वो छोड़ के चला जाता है। उसका भतीज अलाउद्दीन खिलजी बदला लेने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है और फिर ये हमीर के पूरे परिवार का सहित होकर कत्लेआम कर देता है साथियों। ये ऐसा व्यक्ति खतरनाक व्यक्ति था। अब देखते हैं और जानकारी देख लेते हैं। चित्तौड़ पर उनकी पहले से नजर थी, क्योंकि चित्तौड़ ऐसा राज्य था जो कभी भी कोई सुल्तान नहीं जीत सका। अलाउद्दीन खिलजी के पहले जितने भी सुल्तान बने थे जो चित्तौड़ साम्राज्य को कभी भी जीत नहीं सके, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की नजर पहुंच गई थी। इसी के कारण 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के राजा राव रतन सिंह को हरा के चित्तौड़ पर विजय कर दी थी। ऐसा ये दिल्ली साम्राज्य में पहली बार होता है जब चित्तौड़ साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में मिल जाता है और इसका नाम बदल के खिजराबाद रख देता है। और खिजर खान कौन होता है? इसका पुत्र होता है, उसी के नाम पे ये रख दिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राव रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को पाने के लिए था, लेकिन पद्मावती ने जोहर करके अपना जान दे दी थी। वेरी इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, ये अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 में किया था। और उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? तो राव रतन सिंह था। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी का मूल उद्देश्य क्या था? तो पद्मावती को पाना था साथियों। और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख देता है? खिजराबाद रख देता है। और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जौहर हो जाता है, जो कहा जाता है 1600 महारानियों के सहित पद्मावती मर जाती है, यानी कि अपनी आत्महत्या कर लेती है। और अलाउद्दीन खिलजी का मूल उद्देश्य कभी भी उनको नहीं मिलता है साथियों। आपने तो मूवी तो देखी होगी पद्मावत, वो इस कहानी के आधार पर है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में अभियान सर्वप्रथम तेलंगाना में भेजा गया था। जब ये तेलंगाना में भेजा गया था और ये वाला कदम अलाउद्दीन खिलजी के लिए सबसे फायदेमंद रहा था। क्यों रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। और उस समय तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र द्वितीय थे। उसने क्या किया, एक सोने की मूर्ति बना दी और गले में सोने की जंजीर डाल दी थी साथियों। और वो मलिक काफूर के पास में भेज दिया था। और उस सोने की जंजीर में एक कोहिनूर का हीरा था जो मलिक काफूर को दे दिया था और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। वहीं से अगर कोहिनूर हीरा आज अपने इंग्लैंड में स्थापित हो गया है। और ऐसा कदम ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था जो आगे चल के उसको फायदेमंद हो गया था साथियों। ये कोहिनूर की कहानी आप सभी लोगों को पता है। यदि आपको अधिक जानना है
तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता देना। मैं इनकी भी कहानी आपको अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि तेलंगाना का उस समय राजा कौन होता है, तो रुद्रदेव द्वितीय होता है साथियों। और यह अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया था, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजा गया था साथियों। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही लंबा चौड़ा और खतरनाक शासक था। इस कारण यहाँ से आपके हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको एक एक करके सारा कुछ आपको बता दूंगा। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। और इसने होलसेल पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय राजा बलासेन द्वितीय ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी कि आसान तरीके से अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो गई थी, क्योंकि बलासेन तृतीय ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इसके बाद में पांड्यों की राजधानी मुरेद पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय दो भाई थे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, और ये भी उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि बड़े ही प्यार से वगैरह सारी इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। आप ये समझ सकते हो उस समय अलाउद्दीन खिलजी का कितना खौफ रहा हो गया। कहीं पे भी चला जाता वहां पे उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। और यहां से अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा धन लूट लिया था साथियों, जो इनका मुख्य उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान मात्र विस्तार और अटूट धन संपत्ति प्राप्त करने वाला था, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, जो उसको आसानी तरह से मिल गया था। सबसे पहले ये चला गया तेलंगाना में, वहां पे वगैरह उसने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर चला गया होलसेल में चला गया, फिर वहां पे उसकी अधीनता स्वीकार कर दी गई। फिर पांड्य में चला गया, उसने भी अपने अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि बिल्कुल आसान तरीके से उसने वगैरह दक्षिण भारत को जीत लिया था। वहां इनको अधिक धन तो मिला, लेकिन साथ साथ में दक्षिण भारत को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जिसका ये मुख्य उद्देश्य था। और ये सर्वप्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और वहां पे विजय हो गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसा खतरनाक सुल्तान था। अब अपन कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। और इसने मंगोलों के डर से 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाई और वहां पे किलाबंदी कर दी। फिर उसके बाद में कभी भी मंगोल ने आक्रमण नहीं किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने 21 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये विजय कौन सी थी? जो दक्षिण भारत से जीती थी, जो मंगोलों के आधार पर जीती गई थी, जहां पे 21 प्रकार के सिक्के चलाए थे। वहां पे सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और ये 21 प्रकार के सिक्कों पर अंकित करवाया था। जो इनका ये सपना था कि मेरे को लोग सिकंदर द्वितीय के नाम से जाना जाए, जहां पे मैं चला जाऊं मेरी वीरता की गाथा सुनाई दी जाए। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अनेक प्रकार के विद्रोह हुए थे और इसको दबाने के लिए 4 प्रकार के अभियान चलाए गए थे साथियों, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, अमीरों की संपत्ति को जब्त करके किसी योग्य भूमि बना के उसे राजस्व वृद्धि करना। यानी कि जितने भी अमीर है उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर ली और उनको टैक्स के आधार पर वसूला जाता था। यानी कि अमीर वर्ग का ये दमन कर रहा था। दूसरा, इसने गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। ये गुप्तचर क्या करते थे? जो भी अपने अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में या विपक्ष के पक्ष में जो भी कार्य करते थे, सारे कुछ जानकारी अपने अलाउद्दीन खिलजी को दे देते थे। यानी कि आप बोल सकते हो इसका षड्यंत्र कोई भी नहीं कर सकता था। यदि करता था तो सारी जानकारी अपने गुप्तचर के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी को पहुंच जाती थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी उसे अच्छी तरह से मार देता था। तीसरा हो जाएगा, इसने दिल्ली में शराबबंदी बंद कर दी थी साथियों। यानी कि दिल्ली में किसी प्रकार की कोई शराब नहीं चलेगी, प्रतिबंध लगा दिया। और चौथा हो जाएगा, अमीरों के मेल मिलाप और उसके उत्सव को पूरी तरह से रोक दिया था। यानी कि जो भी अपने अमीर वर्ग के लोग हैं, जो कभी भी मेल मिलाप नहीं कर सकते, ना ही किसी दूसरों से मिल सकते थे, ना ही कोई त्यौहार वगैरह मना सकते थे, ऐसे ये 4 प्रकार के अभियान चलाए
जिसमें वो सफल रहा था साथियों। और इसी के साथ ये वाला टॉपिक आपका पूरा हो गया। इसमें मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए। और कल मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के आधार पर जितने भी नोट्स बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर तो जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल गया है, आप वहां से अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।